तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में जो बातें हुई हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि 1888 तक जो कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे, तो 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ तक की बात हो गई है। इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। 1888 अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, तो उसमें कई चीज़ें देखने को मिली थी कि इस अधिवेशन का विरोध किया जा रहा था और कोलविन, जो ऑकलैंड कोलविन उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर थे, उन्होंने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कोई स्थान कांग्रेस को न मिल पाए जहां पर वह आंदोलन सम्मेलन कर सके। लेकिन दरभंगा महाराज के कृपा से कांग्रेस को एक स्थान मिल गया और वहीं पर कांग्रेस ने अपना सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में जो बातें उभर कर आई, उसमें एक तो चीज़ थी कि मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम संगठनों द्वारा, यानी सर सैयद अहमद खां और अब्दुल लतीफ़ द्वारा व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया था। पारसियों द्वारा भी विरोध किया गया था। पेटिट ने इसका विरोध किया था। साथ में रास्त गुफ्तार जो उनका पत्र है, उसके द्वारा भी पारसियों से यह आह्वान किया गया था कि वो इस सम्मेलन में भाग न लें। इन सब के बावजूद भी इस सम्मेलन में पारसियों ने भी भाग लिया और मुस्लिमों ने भी भाग लिया। गवर्नर इतने कुपित हुए थे कि वो इलाहाबाद उस समय छोड़ के चले गए थे। 1888 के इस अधिवेशन में ही ये देखा गया कि जो चंदा लेने की बात थी, तो पहले चंदा जमींदार या व्यापारी यही लोग देते थे, सामान्य जनता से चंदा नहीं लिया जाता था। लेकिन यहाँ अब सामान्य जनता भी कांग्रेस को चंदा देने लगी। 1889 वाला जो अधिवेशन हुआ था, अच्छा, इसी में एक बात और देखी गई थी। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जारजुल थे, इसमें वो कलकत्ता के एक यूरोपियन व्यापारी थे। तो इसमें यह देखा गया था कि विरोध बहुत हुआ। जब विरोध हुआ तो कांग्रेस के कुछ नेता भी इससे थोड़े से भयभीत हुए कि हो सकता है कि सरकार कांग्रेस को, अभी वो विकास की प्रक्रिया में है, तभी उसे बंद कर दिया जाए, उस पर विभिन्न प्रकार के आघात किए जाए। तो इससे वो सशंकित थे। इसीलिए संभवतः बदरुद्दीन तैयबजी ने एक पत्र लिखा था ह्यूम को और कहा था कि अगले 5 वर्ष तक कांग्रेस के सम्मेलनों को स्थगित कर दिया जाए। और उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि यह सिर्फ मेरा विचार नहीं है, बल्कि तेलंग का भी विचार है, मेहता का भी, मेहता और तेलंग का भी यही विचार है। लेकिन आंदोलन स्थगित नहीं हुए। 1889 वाला आंदोलन कहाँ हुआ? ये आपका फिर बम्बई में हुआ। और इस आंदोलन, इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? वेडरवन। वेडरवन इस सम्मेलन के अध्यक्ष। वेडरवन ने ही ह्यूम की जीवनी लिखी है। इन्होंने ही ह्यूम की जीवनी लिखी है। तो वेडरवन फिर एक यूरोपियन अध्यक्ष है। ये न्यायाधीश रह चुके थे। तो एक यूरोपियन 1888 में भी अध्यक्ष है और 1889 में भी एक यूरोपियन अध्यक्ष है। इसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए, जैसे दिसंबर में ये अधिवेशन हुआ, दिसंबर 89 में, और जुलाई 89 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन कर दिया गया था। कहाँ? लंदन में। और यह इंडिया नामक एक पत्र भी निकालता था। तो ब्रिटिश कमेटी का गठन कर दिया गया और इस सम्मेलन में इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका चयन किया गया कि इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे। तो इसमें आपके केन थे, एलिस, वेडरवन, जारजियुल, दादा भाई नौरोजी,
नौरोजी। तो इस ब्रिटिश जो कमेटी थी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, लंदन में एक कमेटी बनाई गई, ब्रिटिश कमेटी, और इसके मेंबर्स ये लोग थे। साथ ही इस कमेटी के जो सचिव थे, सचिव आपके डिग्बी हैं। इसी सम्मेलन में यह कहा गया कि भारतीयों का एक दल, भारतीय नेताओं का जिसमें यूरोपियन भी हैं, उनका एक दल ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधाराओं के प्रचार हेतु भेजी जाए। तो वह एक, अब उसके मेंबर्स जो होंगे उनके भी नामों की घोषणा इसी अधिवेशन के तहत की गई। तो उसमें जो लोग थे, आपके मेहता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपके उमेश चंद्र बनर्जी, शरफुद्दीन माधोलकर, आपके ह्यूम यूल नार्टन, ये कुछ मेंबर्स थे, कुछ सदस्य थे। इनकी एक कमेटी एक दल बनाना था जो ब्रिटेन में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारधाराओं का प्रचार करे। हालांकि इसमें से अधिकांश लोग ब्रिटेन नहीं जा पाए, लेकिन यह घोषणा 89 जो अधिवेशन, बम्बई का अधिवेशन है, उसमें की गई थी। तो इस प्रकार 89 के अधिवेशन की ये दो प्रमुख बातें थी। साथ में इसी 89 अधिवेशन में ब्रैडला, जो कि ब्रिटिश संसद के मेंबर थे, चार्ल्स ब्रैडला आए थे, शामिल हुए इसमें, इस अधिवेशन में। और यहाँ से जब गए तो उन्होंने 1890 में एक मसौदा, एक विधेयक ब्रिटिश संसद में रखा। ब्रिटिश संसद में प्रशासकीय सुधार संबंधी एक विधेयक रखा, एक प्रारूप रखा, लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हुआ। और इसके बाद सरकार ने फिर वही 1892 अधिनियम, 1892 का जो एक्ट है, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, वो पारित की। तो इस ब्रिटेन में प्रचार का एक लाभ ये हुआ, ब्रिटेन में प्रचार का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ था वो ये था, चार्ल्स ब्रैडला द्वारा ब्रिटिश संसद में एक विधेयक रखा गया। हालांकि वह विधेयक तो नहीं पारित हो पाया, लेकिन सरकार ने फिर अपना एक विधेयक 1891 में रखा और 92 में वही 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में पारित हुआ। ठीक, तो इस तरह से कांग्रेस का यह सफर आगे चल रहा है। फिर 1890 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा वह आपका पुनः कलकत्ता में होगा। फिरोज शाह मेहता उसके अध्यक्ष हैं। और इसी 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो पहली भारतीय स्नातक थी कादम्बनी गांगुली, उन्हें भी इस मंच पे, कांग्रेस मंच पे बुलाया गया था और उन्होंने भी इस मंच से संबोधन किया था, इस मंच को संबोधित किया था। तो ये एक तथ्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर 1891 का अधिवेशन नागपुर में हुआ। फिर 1892 का अधिवेशन आपका ऐसे ही इलाहाबाद में फिर आयोजित किया गया 1892 का। 1893 फिर लाहौर में अधिवेशन हुआ, 1894 मद्रास में हुआ, 1895 पूना में हुआ। तो इस तरह से कांग्रेस के अधिवेशनों का क्रम चल रहा है। तो कुछ अधिवेशनों को तो एक जगह आप लिख लें, क्योंकि सीधे सीधे अधिवेशनों का स्थल पूछ लिया जाता है या उनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो कांग्रेस, फिर आगे की बात करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन
तो प्रारंभ के जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन, प्रारंभ वाले अधिवेशन तो बिल्कुल ध्यान ही रखें, उसमें तो कोई इफवट है नहीं। प्रथम आपने देखा ही, बम्बई कलकत्ता 87 वाला अधिवेशन, मद्रास हुआ था, इसको आपने देखा ही, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। 88 इलाहाबाद में हुआ, और 89 आपका पुनः बम्बई में हुआ, 90 आपका पुनः कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष आप देख ही रहे हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी। मद्रास अधिवेशन में आपने देखा ही, बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष हैं जो यूरोपियन हैं, जॉर्ज। बम्बई अधिवेशन के वेडर वन। कलकत्ता अधिवेशन के फिरोज शाह मेहता। तो ये आप इन अधिवेशनों की विशेषताएं, कम से कम 4 तक की विशेषताएं तो आप देखे ही हैं। 85 की अपनी जो 9 प्रस्ताव हैं, उनमें से उन प्रस्तावों को ध्यान रखिएगा। कलकत्ता दादा भाई नौरोजी के समय जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी, और यहाँ क्या बनी थी, यहाँ आपकी विषय निर्धारिणी समिति, सब्जेक्ट कमेटी बनी थी। तो यहाँ स्टैंडिंग कमेटी है और यहाँ विषय निर्धारण कमेटी है, यहाँ भी सब्जेक्ट कमेटी है। यहाँ की विशेषता आपकी तीसरे की क्या थी, जनता के करीब इस आंदोलन को, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ले जाने का प्रयास किया गया। जनता के करीब कांग्रेस को ले जाने का प्रयास किया गया, और इसमें आपने देखा ही कि घोर विरोध हुआ। किन लोगों ने विरोध किया? सरकार अभी तक, यहाँ तक तो सरकार समर्थन में है, सपोर्ट कर रही है। यहाँ आकर चौथे अधिवेशन में सरकार ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। और इसी 1888 में डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस सूर्य के रथ पर चढ़ना चाहती है और अज्ञात में एक लंबी छलांग लगाना चाहती है। तो इसी में आपका, चलिए खैर उसको बाद में लिखा देते हैं। 89 इसमें एक पहला यूरोपियन, ये कलकत्ता के व्यापारी हैं, और कांग्रेस का जब विरोध विभिन्न संगठनों द्वारा और सरकार द्वारा किया गया, तो कांग्रेस ने थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया और एक यूरोपियन को ही अध्यक्ष बना दिया, कहा करो विरोध अब। फिर दूसरे 89 वाले सम्मेलन का भी अध्यक्ष, इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष एक यूरोपियन ही है, और ये यूरोपियन कैसे हैं, वेडरबर्न, जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी और न्यायाधीश रह चुके थे। फिर कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता। इसी अधिवेशन में आपने देखा जो प्रथम स्नातक, महिला स्नातक छात्रा हैं भारत की, कादम्बनी गांगुली, इन्होंने कांग्रेस मंच को, कांग्रेस के इस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो इन्हें भी मंच पे संबोधन का अवसर उस समय दिया गया था। फिर आप कलकत्ता के बाद 1891 में देखिए नागपुर का अधिवेशन हुआ। फिर 1892 का जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद, 1891 नागपुर, 1892 इलाहाबाद, 1893
लाहौर, 1894, मद्रास 1895, पूना। इसके अध्यक्ष नागपुर के आनंद चार्लू, इलाहाबाद के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लाहौर के फिर एक बार दोबारा अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। यहाँ मद्रास के 1894 जो मद्रास अधिवेशन है, इस अधिवेशन के आनंद मोहन बोस। पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार अध्यक्ष बने पूना में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार पूना अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तो 95 फिर 96 वाला जो अधिवेशन है, यह 96 अधिवेशन आपका पुनः कहाँ हुआ? कलकत्ता में आयोजित होगा। रहीमतुल्ला शयानी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 1897 वाला जो अधिवेशन होगा अमरावती में होगा। 1897 अमरावती, शंकर नायर ने इसकी अध्यक्षता की। तो इस प्रकार ये अधिवेशन आपके, फिर आपका 1898 वाला अधिवेशन पुनः मद्रास में होगा। 1899 वाला अधिवेशन फिर आपका लाहौर, 1899 वाला अधिवेशन आपका लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और 1900 का जो अधिवेशन होगा फिर आपका लाहौर में, और 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में। और इसी 1901 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। दक्षिण अफ्रीका से कुछ समय के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने 1901 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो इन अधिवेशनों में किया क्या जा रहा है? अब कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उनका कार्य करने का तरीका क्या है? कार्य करने का तरीका यह है कि प्रार्थना पत्र, याचना आदि के माध्यम से और सम्मेलन करके सरकार को यह बताना कि प्रशासन में ये खामियां हैं। वो लोग ब्रिटेन में भी प्रचार करने का प्रयास किए, जैसा कि आपने कहा, देखा ही कि जो ब्रिटिश कमेटी 1889 में गठित की गई थी, उसने इंडिया नामक एक पत्र भी निकाला था। कुछ प्रचारकों को भी भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सब विफल हुआ। 1890 वाला जो अधिवेशन है, 1890 वाले अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 1892 का जो अधिवेशन होगा, 1890 वाले अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1892 का जो अधिवेशन होगा वो लंदन में आयोजित किया जाएगा। 1892 का जो अधिवेशन होगा, इसमें एक प्रस्ताव था, वो ब्रिटेन में, लंदन में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए क्या करे, जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं, वो 1891 का जो नागपुर अधिवेशन होने वाला है, उसमें वो लोग इस संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करें। यानी स्टैंडिंग कमेटियों से राय लेने की बात कही गई थी कि क्या 1892 वाला अधिवेशन ब्रिटेन में कराया जाए। तो कांग्रेस ब्रिटेन में प्रचार पर अधिक बल दे रही है इस समय। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, फिरोज शाह मेहता, गोखले, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, इन लोगों को उदारवादी 1895 से उदारवादी कहा जाने लगा। 1895 से कांग्रेस में एक नई धारा देखने को मिली। तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में यह नई धारा उभरती हुई दिखी। हालांकि 1893 में ही अरविंद घोष ने मुंबई के पत्र इंदु प्रकाश में बिना नाम लिखे, यानी बिना नाम के, नाम न छापने के शर्त पे कुछ बातें उन्होंने कांग्रेस के लिए लिखा था
और बताया था कि कांग्रेस जो कार्य कर रही है, जिस तरीके से कार्य कर रही है, उस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। पुराने द्वीपों की जगह नए द्वीप संबंधी उनका एक लेख था और उस लेख में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की और अब तक के कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। 1895 में तिलक ने भी कांग्रेस की आलोचना की। 1895 में इस तरह से आलोचना की क्योंकि कांग्रेस का जो पंडाल था, कांग्रेस का जहां सम्मेलन होता था, वहीं पर पूना सार्वजनिक सभा द्वारा भी समाज सुधार संबंधी आयोजन किया जाता था रानाडे और गोखले के नेतृत्व में। तिलक ने इस बात का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस मंच से समाज सुधार संबंधी कोई सम्मेलन नहीं होना चाहिए। इससे यह होगा कि कांग्रेस जनता के सभी वर्गों के पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि हो सकता है समाज सुधार के संदर्भ में कुछ लोग इन समाज सुधारकों का विरोध कर रहे हों और करते भी थे, तो वो लोग कांग्रेस से फिर कटने लगेंगे। तो उन्होंने कहा समाज सुधार का ये मंच नहीं है, ये एक राजनीतिक मंच है, तो यहाँ से अब इस तरह के सम्मेलन नहीं होने चाहिए। और उनके समर्थन में जो चापेकर बंधु थे, उन लोगों ने तो एक तरह से धमकी दे डाली कि अब सम्मेलन होगा तो समझ लेना बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तो इस तरह की धमकी चापेकर बंधुओं ने दी और दामोदर चापेकर ने भी उस समय कई लेख लिखा और उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं उस समय के, उनको उन्होंने भाषणवीर कहा। और पूना का जो 1895 का जो पूना अधिवेशन हो रहा है, इस पूना अधिवेशन में जो सदस्यों के रहने की जो प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उनके रहने की जो व्यवस्था की गई थी, बहुत भव्य की गई थी। इसको देखकर दामोदर चापेकर ने कहा था कि ये अय्याश भाषणवीर हैं। कांग्रेसी नेताओं को, उस समय के जो पुराने नेता हैं जिन्हें आप मॉडरेट कहते हैं, उदारवादी कह रहे हैं, उन्हें उन्होंने कहा था ये अय्याश भाषणवीर हैं। 1897 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी। 1897 की 2-3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। गोखले वेल्वी आयोग के समक्ष बयान देने गए थे। वेल्वी आयोग भारतीय प्रशासन का जो खर्च था, व्यय था, वह फिजूल है कि नहीं है, इसकी जांच कर रहा था। यानी जो फिजूल खर्चे हैं उसको हटाने संबंधी बातें इसमें थी। तो इस आयोग के समक्ष बयान देने के लिए दादा भाई नौरोजी वहाँ थे ही, दादा भाई नौरोजी थे, गोखले भी गए थे। तो गोखले उस समय वहाँ के पत्रों में एक बात कहे कि यहाँ प्रशासन है, यहाँ लोगों पे ज्यादती करता है। यह बात इन्होंने ब्रिटिश संसद की उस कमेटी के समक्ष भी कह दी। अब ब्रिटेन की संसद में इस बात को लेकर हंगामा हुआ। इसकी जांच के लिए सैंडहर्स्ट उस समय गवर्नर थे बंबई के, तो भारत सचिव ने कहा कि इसकी जांच करो। गोखले जब ब्रिटेन से भारत लौटे तो उनसे कहा गया, सैंडहर्स्ट ने कहा कि ऐसा है कि जो आपने आरोप लगाया है उसको प्रमाणित कीजिए। लेकिन गोखले के पास प्रमाणित करने के लिए कुछ था नहीं। तो गोखले के गुरु रानाडे थे। रानाडे ने कहा कि ऐसा है कि माफ़ी मांग लो। तो गोखले ने माफ़ी मांग लिया कि हमें जो सूचनाएं दी गई थी वो गलत थी और उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। तो एक घटना तो ये है। अब गोखले ने माफ़ी मांग ली। अब चापेकर बंधुओं ने और तिलक के पक्ष के लोगों ने इस मामले को बहुत उछाला कि इन्होंने तो माफ़ी मांग ली। और गोखले को इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि 1897 से 1903 तक गोखले कांग्रेस सम्मेलनों से दूर रहे। 1897 से 1903 तक गोखले कांग्रेस सम्मेलनों से दूर रहे। और इसी समय एक घटना तिलक के साथ भी हुई थी। तिलक ने भी अपने पत्र केसरी में शिवाजी के कुछ उपदेश लिख दिया था। एक लेख में शिवाजी के कुछ उपदेशों की बात की थी, जिसमें आत्मत्याग वगैरह या मारने की बात की गई थी। अफजल खां वाली जो घटना है शिवाजी की, उसको जोड़कर इस बात को लेकर तिलक पर मुकदमा चला। तिलक को 1.5 वर्ष की सजा हुई। तिलक के मित्रों ने कहा कि तुम भी माफी मांग लो, गोखले तो माफी मांग लिए, तुम भी मांग लो। तो तिलक ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और तिलक ने यह कहा कि सरकार तो यही चाह रही है हमको नीचा दिखाना। अगर हम डर से माफी मांग लें तो जो जनता हम पे विश्वास करती है उसका क्या होगा।
तो इसलिए तिलक ने माफी नहीं मांगी। तो यहाँ से दो धाराएं दिख रही हैं, एक तो माफी मांग लेने वाली धारा है और एक माफी मांगने की धारा पे नहीं चल रही है, बल्कि वो उग्र संघर्ष करना चाहती है। वो सिर्फ प्रार्थना पत्र और याचना से संतुष्ट होने वाली धारा नहीं है। और यही धारा जो है आपकी उग्रपंथ की धारा है, निहलिस्टों की धारा है, और वो पुरानी धारा आपकी मॉडरेटों की है। तो मॉडरेट ये मानते थे कि ब्रिटेन के लोग और ब्रिटेन की संसद न्यायप्रिय है, सिर्फ भारतीय प्रशासन जो है यह अन्यायप्रिय है। तो वो ये मान रहे थे कि अगर ये बातें ब्रिटेन के लोगों को पता चले, वहाँ की संसद को पता चले, तो वो इसमें सुधार कर सकती है। तो पूरा इनका जो याचना और प्रार्थना का कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी के इस विचारधारा पे था कि ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय हैं, उन्हें पता नहीं कि भारतीयों के साथ यहाँ की नौकरशाही किस तरह का व्यवहार करती है। अगर यह व्यवहार उन्हें पता लग जाए तो वो उसे सुधार दें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये लोग चल रहे थे। उदारवादियों का ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष उदारवादियों का कि उदारवादी ही पहले राजनेता हैं भारत के जिन्होंने आर्थिक शोषण का पूरा विश्लेषण किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अगुवाई की, आरसी दत्त, जीबी जोशी, रनाडे, इन सभी लोगों ने जो ब्रिटेन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है उसका विश्लेषण किया और धन निकासी का सिद्धांत दिया। तो एक तो इनका इसी धन आर्थिक शोषण के आधार पर पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी पर आधारित है। आगे चलकर गांधी जी भी इन्हीं आधारों को लेकर कार्य करते हैं। तो जो सैद्धांतिक आधार है वो तो मॉडरेट बना दिए, उदारवादी बना दिए, लेकिन यहाँ से अब इस आंदोलन को सिर्फ याचना और प्रार्थना पत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो तिलक जैसे लोग भी आए, तिलक को सजा खैर हो गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी और विलियम बेडनबर्न आदि के संयुक्त आवेदन पर उन्हें 1 वर्ष में ही छोड़ दिया गया। 98 में तिलक वापस आ गए। इसी बीच 1897 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, तो उसमें तिलक के समर्थकों ने यह प्रयास किया था कि इस अधिवेशन में तिलक की रिहाई संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, लेकिन उदारवादियों ने यह प्रस्ताव नहीं रखने दिया। 1898 का जो अधिवेशन है उसमें तिलक आए जरूर, लेकिन मंच पे नहीं गए। उस अधिवेशन में तिलक शामिल जरूर हुए, लेकिन मंच पे नहीं गए। उनके समर्थकों ने तिलक की प्रशंसा में एक प्रस्ताव रखने का प्रयास किया, लेकिन उसे भी नहीं रखा दिया गया। फिर आप 1897 अमरावती का जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में तिलक के संदर्भ में ये कहा गया था कि तिलक को जो सजा हुई थी उसके संदर्भ में एक प्रस्ताव रखने का इनके समर्थकों का विचार था, लेकिन नहीं रखा गया। 1898 में ये मंच पे नहीं गए और 1899 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उस अधिवेशन में तिलक ने ये कहा कि हम कुछ बात कहना चाहते हैं। सैंडहर्स्ट के जो बम्बई के गवर्नर थे, उनके शासन की खामियों पर चर्चा करने चाहते हैं, लेकिन उदारवादियों ने तिलक को यह अनुमति नहीं दी। अब तिलक को यह अनुमति क्यों नहीं दी गई? तिलक को यह अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यह माना गया कि यह प्रांतीय विषय है। तिलक इस बात पे अड़े रहे। फिर जो अध्यक्ष थे सम्मेलन के, आरसी दत्त, उन्होंने यह धमकी दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तब जाकर तिलक ने अपनी जिद छोड़ी। तो इस तरह से एक गतिरोध अब धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है। 1902 का जो वार्षिक अधिवेशन है कांग्रेस का, वो अहमदाबाद में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में ही तिलक की मुलाकात अरविंद घोष से हुई। यही पहला अधिवेशन है 1902 अहमदाबाद का। इसी अधिवेशन में तिलक की मुलाकात अरविंद घोष से हुई और फिर 3 जो तिकड़ी मानी जाती है उग्रपंथियों की, तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये तीनों अब एक साथ मिल गए। तो यहाँ तक आपका 1902। अब यहाँ से 1898, 99
1902 में जो घटनाएं हुई वो करजन के काल की घटनाएं हैं, और करजन के काल की ही एक घटना है बंगाल विभाजन। तो इस घटना ने, बंगाल विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक तरह से जनता के बहुत करीब ले जाने का मौका दिया, और स्वशासन संबंधी बात भी यहीं की जाने लगी। 1906 का जो अधिवेशन हुआ, 1905 का बनारस का जो अधिवेशन हुआ, गोखले इसकी अध्यक्षता किए। 1906 का जो अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए। तो अब स्वशासन की बात धीरे धीरे की जाने लगी, और इसी जो बंगभंग आंदोलन है, इसी आंदोलन को लेकर स्पष्ट रूप से कांग्रेस में दो धाराएं दिखने लगी। हालांकि वो धाराएं तो पहले से ही चल रही हैं, 1893 से ही आप देख रहे हैं अरविंद घोष ने लिखना शुरू किया, 1895 से तिलक ने विरोध करना शुरू किया। लेकिन स्पष्टतया जो ये बंग भंग है, इसी ने यह मौका दिया कि दो धाराएं अब साफ साफ हो गई। तो हम लोग अगली जो बात होगी वो बंग भंग पे होगा। यहाँ पे जो बातें हैं, इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, इन तथ्यों को थोड़ा सा लिख लीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी 1887, यहाँ के तथ्य हो ही गए हैं, इलाहाबाद वाले तथ्य हो ही गए हैं। 1889 बेडरवन, ये जारजुल क्या है, कलकत्ता के एक व्यापारी हैं, यूरोपियन व्यापारी हैं। ये आपके ह्यूम के जीवनी लेखक हैं, और न्यायाधीश रह चुके थे। फिरोज शाह मेहता 1892, अच्छा उसमें गए थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में यह एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वह लंदन में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया कि जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं प्रांतों की, वह अपनी राय 1891 नागपुर अधिवेशन में दें। नागपुर अधिवेशन में वो अपनी राय इस अधिवेशन में दें कि ये जो कमेटियां हैं, ये जो लंदन आयोजित करने का विचार है, या उसका समर्थन ये कमेटियां करती हैं कि नहीं करती हैं। तो अधिकांश कमेटियों ने नहीं किया, इसलिए वो सम्मेलन वहां आयोजित नहीं हो पाया। यहां से आप 1800 इस अधिवेशन में 1896 अधिवेशन में ही पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया था कांग्रेस मंच से। वंदे मातरम का गायन इसी कांग्रेस मंच से 1896 में पहली बार किया गया। 1895 संबंधी जो तथ्य हैं, यहाँ आपने देखा था कि तिलक ने रानाडे और गोखले द्वारा कांग्रेस पंडाल में आयोजित किए जाने वाले समाज सुधार सम्मेलन का विरोध किया था। समाज सुधार सम्मेलन का यहाँ तिलक ने विरोध किया था। तो 1895 से वो अब आयोजित नहीं होता था। 1895 तक कांग्रेस के जो पंडाल है, उसी में कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद वह आयोजन होता था। 1895 में इसे तिलक ने रुकवा दिया, तो 1895 से यह रुक गया। 1895 का एक सामान्य सा तथ्य यह है। इस अमरावती में आपने देखा कि तिलक के समर्थकों ने तिलक की रिहाई के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश करना चाहा, लेकिन वह प्रस्ताव नहीं पेश होने दिया गया। फिर आपका लाहौर का जो अधिवेशन, आपका 1900 लाहौर का जो अधिवेशन है, तो इसमें उस वर्ष बंबई का कोई अध्यक्ष बनना था।
बम्बई के किसी को अध्यक्ष, बम्बई की बारी थी अध्यक्ष बनने की, लेकिन यहाँ तिलक सभी मापदंडों पे खरे उतरते थे और तिलक इस समय तक काफी लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन तिलक को रोकने के लिए यहाँ चंद्रवारकर को अध्यक्ष बना दिया गया। और चंद्रवारकर का हाल ये था कि 1890 से वो किसी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो तिलक को रोकने के लिए फिर इनको बुलाया गया और चंद्रवारकर को अध्यक्ष बना दिया गया। 1901 का जो अधिवेशन हुआ आपका, यह कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में यह जो अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी पहली बार भाग लिए थे इसी अधिवेशन में। अफ्रीका से कुछ समय के लिए आए हुए थे और यह अधिवेशन जब आयोजित हुआ तो वो जाकर यहाँ पर भाग लिए। तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन। इसी प्रकार अब ये जो उदारवादी नेता हैं, ये आर्थिक सिद्धांत तो दिए ही, आंदोलन की एक जो पृष्ठभूमि है, किस आधार पे आंदोलन चलाया जाए, तो वो तो इन लोगों ने बताया ही। साथ में विधायिकाओं की बात की जा रही है, विधान परिषदों में प्रवेश की बात की जा रही है, विधान परिषदों के विस्तार की बात शुरू से की जा रही है। प्रथम सम्मेलन में ही इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और लगातार इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। तो उसमें कहा गया कि विधायिकाओं का विस्तार किया जाए और निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। 1892 का जो अधिनियम आया, 1892 के अधिनियम में 1861 में तो ये था कि जो गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें अतिरिक्त सदस्य, उनके अपनी परिषद के सदस्य तो थे ही, साथ में अतिरिक्त सदस्यों की बात कही गई कि कुछ अतिरिक्त सदस्य होंगे और इन अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये कम से कम 6 होंगे, अधिक से अधिक 12 होंगे। तो इन्हें कहा गया कि ये अतिरिक्त सदस्य होंगे और ये कब बैठेंगे, जब ये परिषद विधान बनाने के लिए बैठेगी, यानी जब कानून बनाने के लिए परिषद बैठेगी तब ये अतिरिक्त सदस्य उसमें शामिल किए जाएंगे। इन अतिरिक्त सदस्यों में से आपके कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। अब गैर सरकारी में ये नहीं कहा गया था कि वो भारत के ही होंगे, गैर सरकारी में यूरोपियन भी हो सकता है। तो गैर सरकारी में यूरोपियन और इंडियन दोनों थे। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम एक बार देख लीजिएगा। अब 1892 में क्या हुआ, 1892 में ये कहा गया कि इनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। अब इसे 10 कर दिया गया, इस 6 को, इस 12 को 16 कर दिया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इसमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने थे, जैसे जिला बोर्ड से। तो जिला बोर्ड के सदस्य अपने में से किसी एक को चुनते और इसकी सिफारिश गवर्नर को करते कि गवर्नर से ये कहते कि आप इन्हें मनोनीत कर लें। ये नहीं कहेंगे कि इन्हें चुना गया है आप इन्हें मेंबर बनाएं, वो उनसे सिफारिश करेंगे कि आप इन्हें मनोनीत कर लें। तो इस तरह से प्रांतीय विधान परिषद के मेंबर्स चुने जाते थे और जो राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर चुने जाने थे। तो ये जो प्रांतीय चुने जाने थे, एक प्रांत में मान लीजिए 7-10 लोग चुने गए हैं, तो ये 10 और केंद्र के लिए इस राज्य से 2 सीटें हैं, तो ये 10 मिल के 2 लोगों को चुनेंगे और वहाँ पर गवर्नर जनरल को यह बताएंगे कि ये हम लोग चुने हैं, इन्हें आप मनोनीत कर लीजिए। तो अभी भी निर्वाचित इन्हें नहीं कहा जा रहा है। 1892 में निर्वाचित कहने से बचा जा रहा है। निर्वाचित कहने का मतलब, कहने से क्यों बचा जा रहा है, इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि निर्वाचित का मतलब जनता दूसरा अर्थ लगाएगी और फिर वो आगे और निर्वाचन के आधार को विस्तारित करना चाहेगी। तो इसलिए निर्वाचित कहने से बचा गया। अब यहाँ क्या है कि ये निर्वाचित हो रहे हैं, तो इस निर्वाचित होने के कारण कुछ लोग, पहले क्या होते थे, जमींदार या व्यापारी जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उन्हें ही मेंबर बनाया जाता था इन अतिरिक्त सदस्यों में। लेकिन जब निर्वाचित होने लगे तो कुछ ऐसे भी लोग जाने लगे जो कि आपके
राष्ट्रीय नेता थे। इसमें से गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, ऐसे लोग का विधान परिषदों में प्रवेश हुआ। और 1895 में फिरोज शाह मेहता ने विधानसभा में जो पहली बम्बई विधान परिषद में जो पहला भाषण दिया, उससे पूरी तरह से ब्रिटिश जो नौकरशाही थी वो पूरी बिलबिला गई, विचलित हो गई। क्योंकि वहां जाकर, विधान परिषद में जाकर, और जिसे स्टील फ्रेम माना जाता था आईसीएस को, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और उसकी आलोचना उसके सामने कर दी, यानी उसी के घर में जाके उसी की आलोचना कर दी। फिर फिरोज शाह मेहता ने यह क्रम आगे जारी रखा। और गोखले को तो माना जाता था कि बजट पे जब वो भाषण देने खड़े होते थे तो पूरी नौकरशाही बिल्कुल सतर्क रहती थी। मिंटो ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारे बजट का विश्लेषण गोखले करने आएंगे, इसलिए कार्लाइल को वित्त सचिव नियुक्त करो, जिससे कि हम पूरी तैयारी के साथ उनका जवाब दे सकें। तो गोखले अपने बजट भाषण के लिए विख्यात हो गए और उन्हें एक तरह से विपक्षी नेता का दर्जा भी मिल गया जनता द्वारा। तो विधान परिषदों को इन लोगों ने राजनीतिक विरोध का अड्डा बना लिया। तो इसकी बात कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, धन्यवाद।